है, भले ही एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है 2023 में, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं आपको एक एक करके सातों पेपर जो 2022 में हुए थे मैं करवा देता हूं विधिवत, फुल सिलेबस, फुल मतलब सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके 10 नंबर पक्के हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल आप श्योर हो जाइए और इसको शेयर कर दीजिए। 2022 का 801 ए सेट है, ठीक है, इसके बाद ABCD ऐसे आएंगे सेट। तो आपके 20 ऑब्जेक्टिव इस बार आएंगे, लेकिन 20 ऑब्जेक्टिव बनेंगे उन्हीं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में से ही, ठीक। तो पहले क्या था, देखो एक आपका सत्य असत्य वाला आएगा ही, तो सत्य असत्य मैंने करवा दिए हैं आपको। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। आप छांट कर लिखिए कि मैला आंचल राहुल शास्त्रत्यायन की कृति है, तो ये गलत बात है, नहीं है, क्योंकि मैला आंचल तो किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन इस क्लियर हो गया इसी लाइन में कि मैलांचल किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। विधा अगर पूछ ले तो उपन्यास है, विधिवत हल करेंगे, भले ही 1 घंटा लगे, लेकिन आपको एक एक पॉइंट बता के 10 नंबर यहां से मुझे पक्के कराने हैं, ये समझ लो। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध गोदान उपन्यास है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की नहीं है, बल्कि किसकी है, ये धर्मवीर भारती की है। किसकी है, धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं, गुनाहों के देवता के। तो सुमित्रानंद पंत उपन्यासकार नहीं है, प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हो गया। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार लिखना है, यानी कि मैं सभी के रचनाकारों का नाम बताऊंगा आपको। प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र और आवारा मसीहा ठूठाम। अब यहां से देखिए मैं उल्टा बताता हूं। देखिए ठूठाम के लेखक कौन है, ये भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है, कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। आवारा मसीहा किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। फिर रही बात किसकी, आपकी प्रतिशोध की, ठीक है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी का है। किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, ठीक। तो ये पांचों रचनाएं मैंने चारों बता दी, तो 4 ऑब्जेक्टिव ये आपके क्लियर। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, तो लहरों के राजहंस ये क्या है, नाटक है। जय पराजय के रचनाकार का नाम लिखिए। जय पराजय जैनेन्द्र हैं इसके रचनाकार। कौन है, जैनेन्द्र। अच्छा, ठीक है, ठीक है, जय पराजय बिल्कुल समझ गए। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क की है। किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, ठीक। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क, और जय पराजय आपका श्याम नारायण पांडे का भी एक काव्य रचना है। तो जय पराजय, लेकिन आप उपेंद्र नाथ अश्क के साथ जाइएगा। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किसका विधा पर आधारित है, तो प्रतीक्षा कहानी है। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा जो है वो कहानी है। तो ऐसा आपको प्रतीत होगा, मगर ये है नहीं। प्रतीक्षा जैसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतीक्षा मतलब कोई वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो प्रतीक्षा काव्य विधा पर आधारित है और ये राजेंद्र यादव की रचना है प्रतीक्षा, ठीक है। तो राजेंद्र यादव की कहानी भी है, राजेंद्र यादव की कविता भी है, ठीक। और प्रतीक्षा कविता कैसे, देखो, ठीक है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर बिल्कुल 100% कहानी और कविता दोनों हैं, ठीक है। अगर आप कहानी लिखते हैं तो भी है, राजेंद्र यादव की कविता भी प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा एक कविता विधा है और कहानी विधा है, दोनों सही हैं। यहां के लिए क्षमा चाहेंगे, कंफ्यूजन होता है कभी कभी ऐसी चीजों में। तो आप जो है इसको दोनों चीजें ले लीजिए, कविता भी है कहानी भी है,
तो आप अगर ये आ जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे भी। याद रखना, दो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन आ जाते हैं और वो लगभग अध्यापक पढ़ाते भी नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पे विशेष जोर दीजिए ताकि वहां पर एक भी प्रश्न आपका रुकने न पाए। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कविता और कहानी दोनों है, मैंने इसको चेक किया था, पता चला मुझे कि प्रतीक्षा कविता और कहानी दोनों है राजेंद्र यादव की। नहीं पता है तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम और एक एक रचना, तो छाया हुआ नाम है रीतिकाल के। देखो मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको, रीतिकाल के दो कवि मेन आपके दो कवि कौन कौन है। कलर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं किसका अच्छा था। चलो ठीक, रीतिकाल के एक तो बिहारी, आप जानते हैं बिहारी, लिख लीजिए, बिहारी की सतसई रचना है और रामचंद्रिका भी है केशव दास की। अच्छा केशव, हाँ केशव दास की, ठीक है, केशव दास की रामचंद्रिका भी लिख सकते हैं आप बिहारी की। ठीक, चलो दो रचनाकार आप रीतिकाल के लिख सकते हैं। छायावादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए, तो नंबर एक लिख दीजिएगा रहस्यवादी भावना। ठीक है, रहस्यवादी भावना। अब ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की विशेषता नहीं है। और दूसरी सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, सौंदर्य एवं प्रेम, ये दो प्रवृत्तियों का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सर्च कर लीजिएगा। फिर खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र, और ये किस युग की रचना है, नई कविता, नई कविता युग की रचना है, या आप कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के बाद की कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। खुशबू के शिलालेख तो किस युग की है, तो नई कविता युग की है, या प्रयोगवाद कह सकते हैं क्योंकि दूसरा सप्तक था प्रयोगवाद के बाद नई कविता ही प्रारंभ हुई थी, तो उस समय मान के चलो खुशबू के शिलालेख प्रयोग नई कविता युग की है। प्रयोगवाद में भी कुछ कुछ माना जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक रचना, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये तो सेम आपका ऐसे ही आना है 2023 में भी। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये समझ गए आप कहाँ से लिया गया, ये मित्रता से लिया गया है। और कौन है इसके, रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक। तो अब यहाँ पर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि जब हम उच्च और महान कार्य करें तो उसमें वह सहायता दे और उस कार्य को करने के लिए हमारे मन को उत्साहित करे, हमें ढांढस बंधाए, साहस दिलाए, हमें धैर्यवान बनाने में सहायक हो और ऐसी सहायता करे कि हम अपनी सामर्थ्य यानी अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य कर जाएं। वही सच्चा और महान मित्र होता है। ये कर्तव्य मित्र का है। अब यहां पर देखिए गद्यांश का संदर्भ बता दिया मैंने, रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, जो हमारा मन बढ़ाए, साहस दिलाए, जो हमारे उच्च और महान कार्यों में सहायता दे। हमारा मित्र इस प्रकार का होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और सत्य संकल्प वाला होना चाहिए। ठीक, अब यहां है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष तथा दूसरे समूह को गिराने में होता है। तो यहां पर प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति में कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि
विज्ञान एक प्रकार से वरदान और अभिशाप दोनों है, क्योंकि विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति तो दे रहा है, परंतु यह शक्ति यदि किसी व्यक्ति को उठाती है तो किसी व्यक्ति को गिराती भी है। यानी एक समूह को अगर यह शक्ति उठाती है तो एक समूह को यह गिराती भी है। इसलिए विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों हैं। गद्यांश का संदर्भ बता दिया और रेखांकित अंश की व्याख्या। विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में किया जा रहा है। आगे देखिएगा कि मनुष्य हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनी तो नंदो की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्बु की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी रसखान के सवैये से लिया गया है। तो अब क्या होगा? अब आपको जैसे ऊपर गद्यांश में 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ऐसे ही आपको 2023 में पद्यांश में 3 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन हम आपको यहां पर प्रश्नों के सहित बताएंगे और व्याख्या आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो रसखान कहते हैं कि यदि हम मनुष्य रूप में जन्म लें तो वहीं पर निवास करें जहां ब्रज और गोकुल के गांव हों, उन्हीं के ग्वालों के मध्य में हम जन्में। यदि हम पशु योनि में जन्म लें तो मेरा मन यही रहेगा, मेरा खैर उसमें बस भी नहीं है, लेकिन मेरा मन यही रहेगा कि मैं नित्य प्रति नंद की धेनु के मध्य में, नंद बाबा की गायों के मध्य में चरूं। अगर मैं पाहन बन जाऊं तो मेरी इच्छा, पत्थर बन जाऊं तो मेरी इच्छा यही रहेगी कि मैं उसी हिमालय, उसी पर्वत की, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको पुरंदर अर्थात इंद्र को धरने के लिए एक, जिसको हाथ में छत्र की तरह कृष्ण ने धारण कर लिया था। और अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो हे ईश्वर, हे कृष्ण, हमारी इच्छा यही रहेगी कि मैं कालिंदी यानी यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पे निवास करूं। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो कोई भी रेखांकित अंश कर देगा। या तो कहेंगे कि इस प्रस्तुत पद्यांश में किसने अपनी इच्छा प्रकट की है, या आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो रसखान ने इच्छा प्रकट की है। अगर पूछ ले आपसे कि रसखान ने प्रस्तुत पद्यांश में क्या क्या इच्छाएं प्रकट की हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि रसखान कहते हैं कि अगर हम मनुष्य हो जाएं तो गोकुल के गांवों में जन्म लें, पशु हो जाएं तो नंद बाबा की धेनुओं के मध्य में चरें, यदि पत्थर बने तो हम वही गोवर्धन पर्वत का बने, और अगर हम पक्षी हो जाएं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पे निवास करें। ये इच्छाएं प्रकट की हैं। फिर देखिएगा, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि से रखता है अनुराग अलौकिक। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जो द्वारा लिखा गया है स्वदेश प्रेम, वो कहते हैं कि विषुवत रेखा का वासी, जहां पर विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का निवासी, जहां पर गर्मियां बहुत गर्मी पड़ती है,
ज्वालाएं बरसती हैं, सूरज की धूप बरसती है, वहां का जो निवासी है वो नित्य प्रति हाँप हाँप कर जीवित रह देता है, परंतु रखता है अनुराग अलौकिक। अनुराग मीन्स होता है प्रेम, परंतु वह भी अलौकिक एक दिव्य प्रेम अपने हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति रखता है। और जो ध्रुववासी यानी ध्रुवों पर जहां पर 12 मास ठंड होती रहती है, जो हिम में अर्थात जो बर्फ में, तम में और उस घने अंधकार कोहरे में कांप कांप कर जी लेता है, दांत कटकटाता हुआ जी लेता है, वो भी मौका पड़ने पर अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर देता है। यह इसका स्वदेश प्रेम है। ठीक, तो वही कहा कि आग लगी उस वृक्ष में, एक वृक्ष में आग लगी हुई थी। कवि जा रहा था तो कवि ने देखा कि आग लगी हुई और पक्षी नहीं उड़े, तो कवि प्रश्न करता है कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों पंछी ना उड़े, जब पंख तुम्हारे साथ। कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, और तुम क्यों पंछी ना उड़े, जब पंख तुम्हारे साथ। अब पंछियों का जवाब सुनिएगा और स्वदेश प्रेम अपने दिल में ठानिएगा कि पक्षियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, पीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ। यानी इस वृक्ष के हमने फल खाए हैं, इस पे हमने अपनी विष्ठा गिराई है, गंदगी की है, अब हमारा धर्म यही है, इस वृक्ष में आग लगी हुई है तो इसी के साथ हम भी जल जाएं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा वतन का प्रेम है, ये हमारी वतन की मोहब्बत है। तो हिंदुस्तान के लोग इसी प्रकार वतन से अपनी मोहब्बत करते हैं। और फिर देखिएगा इसमें प्रश्न आपके बनेंगे कि विषुवत रेखा का निवासी किस प्रकार जीवित रहता है, तो आप लिखेंगे हाफ हाफ कर। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक, और फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुववासी जो बर्फ तथा कोहरे के घने अंधकार में कांप कांप कर जीता है, उसके हृदय में क्या इच्छा रहती है कि उसके हृदय में भी इच्छा रहती है कि अवसर पड़ने पर अपने प्राण न्यौछावर कर दे। तो इस प्रकार प्रश्न बनेंगे, आप कर लेंगे। बाकी जीवन परिचय उसी प्रकार आना है, पहले 3 नंबर का आता था, अब 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब 4 नंबर का हो गया है, बहुत अच्छा है। और बता चुके हैं कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं। 4 में से एक जीवन परिचय करना होगा, सो आप कर ही लेंगे। महादेवी वर्मा बार बार आती हैं तो इनको ध्यान रखना। बाकी सूर, तुलसी, कबीर ये तो याद ही करना है, और बताएं हम पहले ही बता चुके हैं। फिर देखिएगा अब आपका एक संस्कृत में, देखिए संस्कृत का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। पहले क्या था, एक गद्यांश आता था और अथवा करके ये पद्यांश आता था, यानी दोनों में से कोई एक करना होता था। अब 2 श्लोक आएंगे और 2 गद्यांश आएंगे, यानी कोई एक गद्यांश कीजिए और हिंदी अनुवाद, और एक श्लोक का भी हिंदी अनुवाद लिखना होगा, और श्लोक भी लिखने को आएगा। तो समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ये समझिए। जितने भी पेपर पिछले वर्ष हुए हैं मामूली मत समझिएगा, क्योंकि पिछले पेपर ही मॉडिफाइड हो सकते हैं। तो 7 सेट जब आपके तैयार होंगे तो आप एक मजबूत विद्यार्थी के रूप में उभर के आएंगे, ऐसा मेरा दावा है। रेगुलर 7:30 बजे शाम को हमारी क्लासेस होती हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक मैराथन क्लासेस चलाते हैं हम। एग्ज़ाम होने के बाद पेपर सॉल्व करवाते हैं हम। मार्च 2023 में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए आपको जाग कर पढ़ना होगा, यानी कि आप सुप्तावस्था में मत रहना, वरना हिचकिचाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, और जिनने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार थे। आप समझ लीजिएगा हमारी पंक्तियों को। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, और मानव जीवन को संस्कर्तुम संस्कारित करने के लिए, संस्कारित बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए ऐशा यह यथा समयम, यथा समय पर नवाम नवाम नवीन नवीन विचारधारान स्वीकरोति, विचारधाराओं को स्वीकार करती है। और देखो चैप्टर्स हमने काव्य खंड पूरा समाप्त कर दिया, गद्य खंड समाप्त कर दिया, व्याकरण समाप्त कर दी है,
ओनली संस्कृत के 2-3-4 चैप्टर बचे हैं, बाकी सिलेबस आपका पूरा है। अब पेपर्स ही पेपर्स होंगे, मॉडल पेपर्स, अनसॉल्व्ड पेपर्स। मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो ऐसा 70 में 70 आप लाएंगे, हम बता दे रहे हैं। 70 में 70 की तैयारी है इस बार, कोई चूक नहीं होनी है। टॉपर बनना आपको है अगला, ये समझिए। तो आपको मेहनत मेरे साथ करनी है, हम पीछे नहीं रहेंगे मेहनत करने में। अगर आप पीछे हो जाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। नवाम नवाम शक्तिम च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहां पर दुराग्रह नहीं है। यत की युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्रम, यानी यत माने जो की युक्त युक्त है यानी ठीक ठाक है, कल्याणकारी च और कल्याणकारी है, तद माने वह, अत्र माने यहाँ, सहर्षम माने हर्षपूर्वक, गृहीतम भवत ग्रहण होता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अतस्याह गतिशीलतायाः रहस्यम, एतस्या गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम। एतस्या गतिशीलतायाः, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। यद यथा सत्यष्टि, जो कि यथा जैसे, सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सभी प्राणियों में समान भाव, विचारों औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेत, आचरण, आचरण में, आचार में दृढ़ता इत्यादि। अब यहां पर दूसरा श्लोक भी करना होगा। सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, ठीक है। साथी, समूह और धन प्रवास में मित्र होता है। देखो सार्था में श्लेष अलंकार है, सार्था का मतलब होता स अर्थः, ठीक है, साधन अर्थः यानी धन के साथ, और सार्था माने सार्धम का एक पर्यायवाची है, साथ, साथ सह साकम सार्धम सार्था, ठीक है। साथ, साथ समूह, व्यक्तियों का समूह साथ चलने वाला सार्था कहलाता है, दोनों अर्थ हैं। तो प्रवास में साथियों का समूह अथवा धन मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, घर में मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य विसंग मित्रम, और रोगी का मित्र चिकित्सक होता है। मित्रम दानम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान होता है। ठीक, चलिए जीवन सूत्राणी से लिया गया है, संदर्भ लिख दीजिएगा। फिर आपको श्लोक तो लिखना ही होगा, इस बार भी आएगा। फिर प्रश्न तो आएंगे ही, 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत, तो आजादा अकथयत, ठीक है। पुत्र मरणम मंगलम, वाराणसी मरणम मंगलम, ठीक है। भूमे गुरुतरा किमस्ति, माता भूमे गुरुतरा, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते। देखिए 70 क्वेश्चन हमने कराए थे, और उस 70 क्वेश्चन जो आप कर लेंगे, 70 क्वेश्चन मात्र याद करना है, और जो आपकी ये अनिवार्य संस्कृत है सब आ जाएगा। अब ये जो रस, छंद और अलंकार हैं, इसमें लगभग आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। जैसे आपको मैं बोलूं एक, अभी बताना आप, जैसे अभी तो मुकुट बंधा था, माथु हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पड़ी है छिन्नाधार। तो अब आप क्या सोचेंगे? अब आप सोचेंगे ये बिल्कुल आप बता देंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि किस रस का उदाहरण है, तो ये करुण रस का उदाहरण है। और आपसे इस करुण रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है, तो शोक हो जाएगा। आपसे हास रस का स्थायी भाव पूछा जाएगा तो हास लिख देना। आपसे हास रस का उदाहरण पूछा जाएगा, या पहचान पूछी जाएगी, या उदाहरण देकर के पूछा जाएगा कि हंसी हंसी भाजें देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आम हिमाचल में उछाह से, हिमाचल के उछाह में, तीस पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। कौन सा रस है? तो हास रस है। ऐसे प्रश्न इससे बनेंगे। रूपक अलंकार पूछा जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, रूपक। और पूछा जाएगा कि चंद्र के समान उसका मुख था, ठीक है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और रोला छंद का उदाहरण दे दिया जाएगा, इसकी मात्राएं पूछ ली जाएंगी, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में, इत्यादि प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फिर आपके ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे उपसर्ग वाले,
या बन भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं बनेंगे। ये तो ऐसे दिया अन का अनजान, ठीक है, एक एक शब्द बनाना है। अनु का अनुप्रिया, और अभि का अभिमन्यु, परि का परिचर्या, और सु का सुमित्र। फिर दो प्रत्ययों का प्रयोग करना है। त्वा का महत्व, वा का कड़वा, और या छलावा कह सकते हैं, छलावा या जलवा या कलवा। ठीक है। वट का बनावट, आई का लिखाई, पन का तीखापन, ये सब लिख सकते हैं। अब देखिएगा आपका आएगा समास वगैरह ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं बता दूंगा, दोपहर में द्विगु समास है। विग्रह क्या होगा, दो पहरों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह, द्विगु समास। त्रिकोण तीन कोणों का समूह, द्विगु समास। देश और विदेश द्वंद्व समास। खरा और खोटा द्वंद्व समास। माता और पिता द्वंद्व समास, ठीक है। फिर देखिएगा तत्सम, कुआं का कूप हो जाएगा। छाया का क्या हो जाएगा, अच्छा तत्सम लिखना है ना, तो छाया का क्या हो जाएगा यार, छाया। तो यहां पर छाया का भैया तत्सम शब्द छाया ही होगा, ठीक है। हम थोड़ा देख के हम भी चकराए है, मतलब तत्सम ही देख के तत्सम पूछ रहा है, तो जो छाया का तत्सम होगा वो छाया होगा। और अगर इसका तद्भव हम बात करते हैं, ठीक है, तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका छाह हो जाएगा, ठीक है। छाह या छांव कुछ भी लिख सकते हैं तद्भव में, लेकिन छाया का तत्सम छाया ही होगा, ये जान लो। पाहन का हो जाएगा पत्थर, नहीं नहीं, अच्छा ये पाहन का मतलब तत्सम पूछ रहा ना, तो यह पाषाण हो जाएगा। और सिंगार का श्रृंगार हो जाएगा। लौंग का लवंग हो जाएगा, ठीक है, लवंग। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। कमल का सरोज और पंकज दोनों लिख सकते हैं। क्रोध का रोष और गुस्सा, ये दो लिख दीजिए। दिन का दिवस, दिवावार, और नदी का सरिता और तटिनी, तटिनी भी लिख सकते हैं। और पक्षी का खग और विहंग लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए नीचे दो का संधि विच्छेद, तो संधि कीजिए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो मनु अंतर का मनवंतर हो जाएगा, और आद्यंत का आद्यंत हो जाएगा। आद्यंत ऐसे लिखेंगे। इत्युक्त्वा का इत्युक्त्वा हो जाएगा। पित्राकृति का पित्राकृति हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि संधि का नाम बताइए, तो आपकी यड़ संधि ही है सब में, ठीक है, यड़ संधि ही है, क्योंकि यही सिलेबस में है। फिर पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। मति, तो मतिभ्याम नदी नदीभ्याम, फलाभ्याम मधुभ्याम, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आपके आएंगे। दो की धातु लकार लिखना है, किसी दो की, तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है। और दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये अनुवाद बनाने का आएगा। अनुवाद बनाने के नियम हमने बता दिए हैं, ठीक है, तो वो भी अनुवाद आपको पूरे नियम बताए गए। फिर निबंध आपका आएगा 9 नंबर में आएगा, और देखने को मिलेगा 9 नंबर या शायद 7 नंबर या 6 नंबर, अभी फिलहाल तो 6 नंबर में आ रहा था, 5 या 9 नंबर में आपका निबंध आएगा। तो देखिए अनुशासन का हमने करवा दिया है, वृक्षारोपण, प्रदूषण और प्रेम भावना, ये सब करवा दिया है। फिर खंडकाव्य आपका परंपरागत तरीके से आएगा, चरिचित्रण याद कर लेना जरूर इंपॉर्टेंट है, और ये ए बी है।
इसी प्रकार मैं सारे के सारे आपको हल करा दूंगा, लगभग जितने भी आपके हुए थे, 7 सेट हुए थे, 7 करा देंगे। ठीक है, तो सेम वही रहेगा। पहला कथन जो है वो सत्य असत्य छांटना होगा। ठीक है, कि प्रेमचंद एक महाकवि, तो भैया प्रेमचंद महाकवि नहीं थे। प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद एक कहानी लेखक थे। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का तो है बिल्कुल उपन्यास। ममता के लेखक दिनकर, गलत। मित्रता रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, गलत, क्योंकि मित्रता क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, कहानी नहीं है। ममता के लेखक दिनकर नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद कवि नहीं बल्कि एक कहानीकार हैं। तो गुनाहों का देवता उपन्यास है, और किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो ये सही हो गया। यहाँ से 4 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बन गए। एक तो मित्रता समझ गए, ममता समझ गए, गुनाहों का देवता समझ गए और प्रेमचंद को समझ गए। कि निम्न कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखो। तो मैं सारे के सारे लेखकों के नाम बता दूंगा, यहां से भी आपके 4 प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, चलो, तो यहां लिखा है सेवा सदन। अब सेवा सदन किसका है? तो सेवा सदन एक उपन्यास है। अगर आपसे विधा पूछे तो उपन्यास, तो प्रेमचंद का है, और ये एक उपन्यास विधा की रचना है। चंद्रगुप्त क्या है? ये एक नाटक है, ये नाटक विधा की है। और ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की है। किसकी? जयप्रकाश भारती की है बर्फ की गुड़िया। और अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही के रचनाकार तो अमृत राय हैं, लेकिन किस साहित्यकार का जीवन परिचय? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चिल्ला चिल्ला के पिछले साल पढ़ा रहा था कि भैया ये पढ़ लो आएगा आएगा, और आ भी गया था। ठीक है, तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद हैं। ठीक है, प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है, ये प्रेमचंद का जीवन परिचय इस कलम के सिपाही में है। अच्छा, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो किसी एक लिख दीजिएगा। एकांकी लेखक आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और अगर एकांकी का नाम पूछे तो आप दीपदान लिख सकते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर जी हैं। छायावाद की 2 विशेषताएं पूछ रहा है, तो छायावाद की 2 विशेषताएं, नंबर 1 सौंदर्य और प्रेम, नंबर 2 रहस्यवादी भावना। नंबर 1 सौंदर्य और प्रेम, नंबर 2 रहस्यवादी भावना, ये 2 छायावाद की विशेषताएं, ध्यान रखना। फिलहाल विशेषताओं वाला, प्रवृत्तियों वाला वीडियो बना रखा है मैंने, प्रत्येक युग की प्रवृत्ति पर। आप सभी युगों की प्रवृत्तियां, प्रत्येक युग की प्रवृत्तियां ऐसे सर्च करेंगे ज्ञान सिंधु आगे डाल के तो मिल जाएगा, अरुणेश सर डाल देंगे तो भी मिल जाएगा। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो, एक ही चीज है। ठीक है, तो रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 श्रृंगार चित्रण, नंबर 1 श्रृंगार चित्रण, और लक्षण ग्रंथों का निर्माण, ये 2 प्रवृत्तियां हैं। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए, तो प्रगतिवादी दिनकर लिख सकते हैं, प्रगतिवादी निराला भी थे, प्रगतिवादी नागार्जुन भी थे, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर गद्यांश आएगा। गद्यांश, अच्छा इस बार भी गद्यांश तो आना ही आना है, यहां से तो आपका पेपर अगली बार इस बार भी सेम रहेगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयंकर होता है। 2 2 2 3 यानी 6 नंबर के 3 प्रश्न, ये इस बार भी है। और जितने ऊपर पढ़ाए हैं ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और जितनी व्याकरण है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, बिल्कुल। सत्संगति हमेशा हमेशा आपके लिए लाभदायक है। कुसंग का जो ज्वर है वो बहुत भयंकर होता है, ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति यानी सदाचार, शिष्टाचार एवं सभ्यता का ही नाश नहीं करता, बल्कि ये बुद्धि को भी नाश कर देता है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम अगर कुसंगति में पड़ते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर हमें सही गलत का अनुमान नहीं रह जाता है। जो बातें हमें खराब लगती थी, आज वही बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये व्याख्या कर देना आप। और फिर हमने बताया है कि गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें, गद्यांश की व्याख्या कैसे करें। फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने बता दी आपको। गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के
गद्य खंड के अंतर्गत मित्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी ऊपर हमने समझाया आपको। उपरोक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक के ने क्या बताया है। ठीक है, लेखक ने क्या बताया है, देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक बोर्ड के द्वारा हुई है। अब आप समझिएगा, बोर्ड भी त्रुटियां कर देता है। तो ने क्या बताया है, तो युवा पुरुष, यहां देखिएगा, युवा पुरुष पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर, फिर क्या किया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए। अच्छा, फिर क्या कहा, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। तो यहां लिखेंगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, लिखेंगे कि अजंता, भगवत शरण उपाध्याय का है ना ये, तो लिखेंगे अजंता की सुंदरता का वर्णन करते हुए भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अजंता की दीवारें तथा छतें रगड़कर चिकनी की गई और फिर उनकी जमीन पर चित्रों की दुनिया बसा दी गई। अर्थात चित्रकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र संजोए, चित्रकारों ने भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र संजोए और उनकी जमीनों पर चित्रों की दुनिया बनाई गई और उनकी छतें रगड़कर चिकनी की गई। इस प्रकार उसको सुंदरता प्रदान की गई। ठीक है, फिर देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई और गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के का गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या हैं, भगवत शरण उपाध्याय। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ऊपर देखो लिखा है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। पहाड़ों को पहले उसको काटा गया, फिर उसके अंदर सुंदर भवन बना लिए गए, उसमें मूर्तियां उभारी गईं, छतें रगड़कर चिकनी कर दी गईं, चित्रों की दुनिया एक बनाई गई, पलस्तर लगा करके आचार्यों ने तमाम चित्रों की काया सिरस दी। इस प्रकार कलावंतों ने, उनके चेलों ने रंग भरे। इस प्रकार वहां की दीवारें बिहस उठी और दीवारें जीवंत हो उठी। ठीक है, फिर एक आपको क्या किया जाएगा, पद्यांश दिया जाएगा। इस बार क्या होना है, पद्यांश होगा। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रश्न जैसे गद्यांश में दिए गए। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, मैं आपको व्याख्या पूरी बता देता हूं, इसके प्रश्नोत्तर बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अगली बार जो है इस बार कष्ट न हो। ठीक है, चलो। कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे कर नैन दसैन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अब देखिए, अगर व्याख्या आपको कायदे से समझनी है तो ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। चैप्टर काव्य पूरा खत्म हो गया है, आपका गद्य पूरा खत्म हो गया है, व्याकरण पूरी खत्म हो गई, बस संस्कृत के एक आध चैप्टर बचे हैं। ठीक है, प्रांजल, गौरव गुप्ता, विवेक सिंह, प्रतीक एंड मुकेश तिवारी जी, अतुल लाल यादव जी और जूली गुप्ता, प्रिया यादव, चलिए सुमन सिंह, पीजी आकाश, कौशल कुमार जी। धन्यवाद भाई, चलिए शुक्रिया, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सुनि सुंदर बैर सुधार साने, देखो वन पथ पर, ये कहाँ से लिया गया है, यही पूछा जाएगा कि इसका संदर्भ लिखो, तो वन पथ पर किसने लिखा, तुलसीदास ने लिखा। कहा कि जब सुधारस साने अमृत में सने हुए, सुनि सुंदर बैन, सुंदर माने सुंदर, बैन माने वाणी वचन, सुधारस साने अमृत के रस में सने हुए, सयानी है जानकी जानी भली, कि जानकी जो है वो सयानी है, चतुर है, वो भली भांति उनके जो अमृत से सने हुए जो वचन थे वो समझ गई, वो बात समझ गई कि ये सखियां क्या कहना चाहती हैं। और फिर उन्होंने तिरछे कर नयन, अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा किया, तिन्हें सैन माने इशारा, और उनको इशारा किया, पनघट पे खड़ी स्त्रियों को, ग्राम वधुओं को इशारा किया और कुछ समझा करके मुस्कुरा करके आगे चली। तुलसीदास कहते हैं कि उस अवसर सभी इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे,
लोचन लाहु अली, लोचन माने नेत्र, लाहु माने लाभ, अली माने सखियां। सभी सखियां उस प्रकार देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही थी। उस प्रकार उस समय ऐसे सुशोभित हो रही हों जैसे सभी सखियां उनको देख करके अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही हों। जैसे अनुराग के तड़ाग में, प्रेम के सरोवर में, प्रेम रूपी रूपक अलंकार, प्रेम रूपी सरोवर में, और सुधारसाने में अनुप्रास अलंकार। तो प्रेम रूपी सरोवर में मानो सूर्य उदित हुआ हो और सुंदर नेत्र रूपी कलियां खिल उठी हों। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बन जाएंगे कि सीता जी मुस्कुरा करके किन्हें कुछ बता करके चली, तो ग्राम बधुओं की और सीता जी की वार्तालाप है। किसके बारे में ग्राम बधुओं ने पूछा, तो वो श्री राम के बारे में ग्राम बधुओं ने पूछा उस समय। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्य प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम में राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर ही निर्भर करती हो, अर्थात जो उस प्रेम में स्वयं को न्यौछावर करता हो, और त्याग के बिना प्रेम है वो निष्प्राण हो जाता है। वो प्रेम कैसा होता है, वो मरा हुआ प्रेम होता है जिसमें त्याग नहीं होता है। इसलिए प्रेम पर हमेशा प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। और देश प्रेम, वाह, देश प्रेम तो वो एक पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम क्या है, एक पुण्य का कार्य है, एक पुण्य क्षेत्र है। अमल निर्मल, असीम असीमित, त्याग से विलसित माने सुशोभित है। जो निर्मल और असीमित त्याग से सुशोभित है, विलसित है, और आत्मा के विकास से, जिसमें जिसमें आत्मा के विकास के साथ साथ ही मनुष्यता विकसित होती है। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी ने ओज गुण का प्रयोग किया है, वीर रस है यहाँ पर। तो देश प्रेम की बात की गई है। और जीवन परिचय फिर एक लेखक का और कवि का आएगा। अब इस बार 4-4 नंबर, 5-5 नंबर में आएगा। फिर आपका आएगा अनिवार्य संस्कृत। देखो शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग। फिर आएगा आपका अनिवार्य संस्कृत, और अनिवार्य संस्कृत में अच्छा पीजी आकाश जी और बताएं। चलिए ठीक है, नुजहात परवीन जी, हाँ आपका नाम ले लिया। जूली गुप्ता, माई इंडिया, ठीक है। सौरभ यादव, अंकित तिवारी, आवाज आ रही क्लियर? ठीक है, आ रही होगी। चलिए तो बिल्कुल खुशी श्रीवास्तव जी एंड प्रतीक गुप्ता, जूली गुप्ता, अतुल्लाल यादव और हर्षित हर्ष। ठीक, ऐशा नगरी देखो यहाँ पे वाराणसी से आया है। देखो पिछले बार क्या होता था, इस पेपर में क्या हुआ 2022 में कि आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश देखने को मिला था, जिनमें से एक करना था। लेकिन इस बार आपको एक गद्यांश भी करना होगा और एक श्लोक भी करना होगा, दोनों करने होंगे। तो डबल मेहनत है इस बार इसमें। एषा नगरी, यह नगरी, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषाया च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्ति, केंद्र स्थली है। इतेव संस्कृत वांगमयस्य, इतेव यही संस्कृत वांगमय से, संस्कृत साहित्य के, संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक, आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसरता, सब जगह यहीं से, यहीं से ही, यहीं से ही संस्कृत के साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैलता है। मुगल युवराज दारा शिकोहा, मुगल युवराज दारा शिको अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शनानाम दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत, अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन, वो उनके ज्ञान से, तथा प्रभाविता, इतना प्रभावित हुआ, अवत माने हुआ, यत माने कि, तेन उपनिषदाम, उन्होंने उपनिषदाम, उपनिषदों का हिंदी अनुवाद, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषायाम कार्यता, फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व करवाना है। अच्छा, पूरी ए टू जेड मीनिंग साथ पढ़ना है तो आपको क्लास मिल जाएगी, आपको चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है फुल सिलेबस 2023 के लिए। बंधनम मरणम वापि जया वापि पर उभयत्र समो वीरः, वीर भावो हि वीरता,
और ये आपका वीरा वीरेण पूज्यते से आया है अंकित पटेल जी, अवनीश सिंह जी और शोभी कुरैशी जी। ठीक है, मनोज यादव। तो ये लिया गया वीरा वीरेण पूज्यते बंधनम मरणम। वो कहता है क्या कि बंधन में हो अथवा मरण में हो, विजय हो अथवा पराजय में हो, उभयत्र दोनों जगह वीर समान रहते हैं, क्योंकि वीरता का भाव ही वीरता है, वीर भाव ही वीरता है। एक श्लोक लिखना होगा, 2 नंबर में आएगा। और फिर देखिएगा आगे कहाँ गया, ठीक है। फिर देखिएगा इसमें प्रश्नोत्तर आएंगे, अब पूरा एक साथ करा देंगे, 70 प्रश्न कराएंगे, उसी से हो जाएगा आपका। श्लोक के बाद 2 प्रश्नोत्तर करने होंगे। वाराणसी कस्या भाषाया, तो संस्कृत भाषाया केंद्रमस्ति चंद्रशेखर एका देशभक्ता आसीत। ठीक है, 2 हो गए। अब फिर करुण रस और फिर हास्य रस, दोनों में से एक परिभाषा। तो कल के पेपर में, जो पिछले पेपर हमने कराया था, उसमें भी आपको करुण रस और वो करा दिया था, और हास्य रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा रोला, ये 2-2 3-3 चीजें हैं। इसमें आपको केवल ये इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इनके, ठीक है, इसके सब ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में दूसरे तरीके से करा दूंगा। फिर ये भी देखिए उपसर्ग प्रत्यय भी देखिए, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव ना है, ये ऐसे आएंगे। अनु का अनुगमन, ठीक है, अनुकूल कह दीजिए, परि का परिचर्या कह दीजिए, और अभि का अभ्युदय कह दीजिए, ठीक है, और अप का अपमान कह दीजिए, ठीक है, अपमान कह दीजिए, और सु का सुयोग्य कह दीजिए, अधि का अधिनायक कह दीजिए, ठीक है, और इसका लिख दीजिए अपनापन, पन का अपनापन, और आई का लिखाई, वट का कड़वाहट, वट का बनावट, और हट का कड़वाहट, और ता का लघुता। ठीक है, और फिर 2 का समास विग्रह करना है, पाप और पुण्य, द्वंद्व समास, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, दिगु समास, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, दिगु समास, जलवायु, जल और वायु, द्वंद्व समास। ठीक है, फिर देखिए यहां पर कह रहा है कि आपको तत्सम लिखना, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। ठीक है, कपूत का कुपुत्र लिखेंगे, कुआं का कूप लिखेंगे, जीर्ण का जीर्ण लिखेंगे, ठीक है, और दूध का दुग्ध लिखेंगे, चरण का चरण लिख देंगे, बस हो गए तत्सम। फिर पर्यायवाची आपको लिखने होंगे, ठीक है, पर्यायवाची कैसे लिखेंगे, अग्नि का, अच्छा 2-2 लिखने हैं, अग्नि का पावक, हुताशन, आग, आम का आम रसाल, किनारा का कूल, कूल माने भी किनारा होता है, और कगार, कूल, कूल और कगार 2 लिखिए, कूल, ठीक है, कूल माने किनारा और कगार माने किनारा। पक्षी का खग विहग, पतंग लिख सकते हैं। संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर प्रतिधन 1 कर दो, प्रतिधन 1, प्रत्येक यड़ संधि, पित्राज्ञा, पितृधन, आज्ञा, पितृधन, आज्ञा, पित्राज्ञा, रियारा, यड़ संधि, यद्यपि यदि धन अपि यड़ संधि, प्रति उत्तरम यड़ संधि, यड़ संधि ही आपका है। और फिर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नाम नाम नाम, मधुनाम, नदीनाम, फलानाम, मतीनाम, ऐसे लिख दीजिएगा। और फिर है धातु लकार पठतम में पूछना, चलिए धातु लकार कर लीजिएगा। फिर वाक्यों में संस्कृत अनुवाद 2 करने होंगे आपको ना, संस्कृत अनुवाद के वीडियो मैंने बना दिए हैं, संस्कृत अनुवाद कैसे करें, आप डालेंगे संस्कृत अनुवाद कैसे करें ज्ञान सिंधु तो आपको मिल जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, बालिकाएं खेल रहे हैं, बालिकाः क्रीडन्ति, ठीक है, तो ये 2 करने हो गए 2। फिर देखिएगा आपका निबंध आएगा, निबंध मैंने बता दिया ना, प्रदूषण की समस्या जरूर आएगा, विज्ञान वरदान अभिशाप, ये निबंध कौन कौन से याद करने हैं, 23 में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। फिर खंड काव्य में आपको चरित्र चित्रण जरूर याद करना है, क्योंकि चरित्र चित्रण एक याद कर लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा चरित्र चित्रण। देखो सब में चरित्र चित्रण पूछा गया है, ठीक है, हर एक खंड काव्य में चरित्र चित्रण पूछा जाता है। ये है AC, तो अब मैं AC कराने जा रहा हूँ आज का। तो 2023 में यहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न फंसने, 10 से 12 अंक का काम होने की संभावना है, तो जरूर आप यहां पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो शेयर करो तो सबसे बेहतर सब्सक्राइब, आभारी है, मैंने आपको ज्ञान दिया तो इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी है। प्यारे साथियों, एक बार भाई शेयर कर दीजिए आप लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं
और बच्चे कम जुड़ते हैं तो मुझे बड़ा दिक्कत। प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न तो सत्य असत्य का आता है। इस बार जो आपका आना है पेपर वो ऑब्जेक्टिव में 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी लिखित में आने वाले थे मैं सबको ऑब्जेक्टिव बना के आपको समझाऊंगा। तो आओ समझो। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन है सत्य और उस कथन को है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे कि नहीं थे। बताओ, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे? बिल्कुल गलत है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद नहीं, बल्कि कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। तो हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट लगा लीजिएगा। तितली तो इसलिए ये गलत हो गया। अब आता है तितली कहानी विधा की रचना है? नहीं, तितली क्या है? ये एक उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए ये भी कथन आपका गलत है। अब आपकी बात आती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यही राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड है। ममता उपन्यास नहीं है, बल्कि ममता क्या है? ममता आपकी कहानी है। पूरे के पूरे प्रश्न का ऑपरेशन हो चुका है। पूरे के पूरे प्रश्न के 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। त्याग पत्र के लेखक कौन है? ये पत्र के लेखक कौन है? तो त्याग पत्र की अगर विधा पूछ ले तो ये उपन्यास है। ठीक है, अब मैं 10 नंबर इसलिए इस पेपर से कह रहा हूं फंसने की संभावना है, क्योंकि मैं एक प्रश्न में कई प्रश्न बता देता हूं। आपको यहां पर अगर 10 प्रश्न करवाता हूं तो उन 10 प्रश्नों का ऑपरेशन करके मैं आपको कम से कम 25-30 प्रश्न बना देता हूं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है इस पेपर से। त्यागपत्र के जैनेन्द्र है। त्यागपत्र एक उपन्यास है। विधा पूछे तो उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिएगा। तो अब मैं चारों बता देता हूं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सेवा सदन उपन्यास है, और ये भी उपन्यास है, ये भी उपन्यास है। ठीक है, ये भी उपन्यास है। सेवा सदन भी उपन्यास है। सेवा सदन के मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, सेवा सदन के कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। नदी के द्वीप क्या है? ये अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो नदी के द्वीप अज्ञेय हो गए। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती की है गुनाहों का देवता। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी, अच्छा, एक रेखा चित्र लेखक का नाम बताइए। तो रेखा चित्र लेखक महादेवी वर्मा हो गई, और स्मृति के चलचित्र ये इनका रेखा चित्र है। किसी एक एकांकी लेखक का नाम पूछे तो आप डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लिख दीजिएगा, और इनकी दीपदान एकांकी बहुत मशहूर है, तो ध्यान दीजिएगा। निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिएगा। तो 2 कवि हैं, एक आप कबीर लगा दीजिए और एक आप दादू लगा दीजिए, या रैदास भी आप लिख सकते हैं। ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो नागार्जुन लिख सकते हैं, नागार्जुन लिख सकते हैं, दिनकर लिख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल लिख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल लिख सकते हैं, त्रिलोचन लिख सकते हैं, त्रिलोचन भी आपके प्रगतिवादी कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया एक महाकाव्य है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा, जयशंकर प्रसाद शॉर्टकट में समझिए। चिदम्बरा पंत की है। ठीक है, और नीरजा तो महादेवी वर्मा की ही है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए। अब आते हैं प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे इस बार। ठीक है, अब बाकी सेम चीजें रहेंगी जो नीचे हैं, और ऑब्जेक्टिव, हाँ, राजू यादव विज्ञान अभिशाप पर निबंध बता दीजिए। बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में,
प्रस्तावना नहीं बताई थी, प्रस्तावना आप अपने आप लिख लीजिए। हाँ, इंडियन आर्मी जी हैं और अजीत कुमार, प्रिया, हर्षित, राजू कंटिन्यू जी हैं, और गद्य से संबंधित प्रश्न सब करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आप देख लीजिए। विशाल रश्मि और विशाल कुमार, अंकित तिवारी, प्रिया गेमिंग, ठीक है। ओम प्रकाश यादव जी, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल। राजशेखर जी, अथर्व रस्तोगी, सूरजपाल, सतीश कुमार जी। चलिए, तो गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 प्रश्नों के आप उत्तर देंगे तो 2-2 अंक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 6 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, 6 नंबर का पद्यांश भी इस बार आएगा, पद्यांश पे आधारित भी प्रश्न आएंगे। चलिए मैं बताता हूं। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कहां से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। गद्यांश पहचानने की ट्रिक वाला वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। गद्यांश पद्यांश कैसे पहचाने वो ट्रिक भी पड़ी हुई है, उसकी ट्रिक बताई गई है। तो आप गद्यांश पहचानने की ट्रिक, हाई स्कूल कक्षा 10 गद्यांश पहचानने की ट्रिक, कक्षा 10 पद्यांश पहचानने की ट्रिक आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको वीडियो। तो ये एक नैतिक और प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, और अभी कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। तो मूर्त का मतलब होता है एकदम मूर्तिवंत, यानी साक्षात रूप से आना। अब आप देखिए यहां पर, ये वो अमरत्व, सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव आवश्यक हो गया है। तो आप कहेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वो जो अमरत्व है, जो सत्य और अहिंसा का अमरत्व है, वो केवल भारत देश के लिए ही नहीं है बल्कि मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। अर्थात संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव के लिए सत्य और अहिंसा क्या है, हो गया है, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। तो फिर देखिएगा, उपर्युक्त का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने ऊपर समझाई है। प्रजातंत्र का आशय क्या होता है? प्रजातंत्र का आशय जनता के द्वारा, यानी प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए प्रजा पर शासन, प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए प्रजा पर शासन ही प्रजातंत्र है। जिसमें प्रजा अपना राजा खुद चुनती है वो प्रजातंत्र है। यानी जिसमें कोई राजा नहीं होता, जिसमें प्रजा स्वयं अपने राजा का चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उसे प्रजातंत्र कहते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जिंदगी में याद रखना और कुसंग के चक्कर में मत पड़ना। बस कुसंग चाहत कुशल, बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अपराध, यह रहीम अफसोस। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम की रावण बसा पड़ोस। समझ में आया कि बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस रहीमा, रावण बसा पड़ोस। रहीमदास जी कहते हैं कि हम कुसंगति में पड़ेंगे फिर कहेंगे कि हमारी महिमा ना घटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समुद्र की भी महिमा घट गई थी, क्योंकि कुसंगति पड़ गई थी रावण की। रावण पड़ोसी होने के कारण उसका कुसंग का प्रभाव उस समुद्र पर पड़ गया था, तो उसकी भी महिमा घट गई थी। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कुसंगति का जो ज्वर है वो बहुत भयंकर होता है।
ये प्रत्येक, तो उसकी नीति का भी नाश हो जाता है, साथ साथ उसके सदाचार शिष्टाचार का भी नाश हो जाता है, और उसकी बुद्धि भी बहुत हद तक क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रश्न क्या होंगे। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र। रेखांकित अंश की व्याख्या भी बताई। कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुसंग से मनुष्य की नीति एवं सद्वृत्ति का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है और मनुष्य को नित्य प्रति अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। अब आपको एक पद्यांश के व्याख्या काव्यगत सौंदर्य करना होगा। ये 2022 तक सीमित था, लेकिन जब आप 2023 में एग्जाम देंगे तो आपके लिए क्या होगा कि काव्यगत सौंदर्य नहीं होगा, संदर्भ आपका आएगा, व्याख्या नहीं होगी, आएगी लेकिन रेखांकित अंश की आ सकती है और एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। ठीक है, एक संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी और एक उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्नों में सिमट कर रह जाएगा ये पद्यांश, और बहुत कुछ नहीं होगा कि चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ तरसाय। तो सूरदास किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। किसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, असंभव का संभव हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। तो श्री कृष्ण की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और राजा जो भिखारी होता है वो राजे की तरह मुकुट धारण करके, छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि वे करुणा के सागर हैं, करुणा में स्वामी है, इसलिए मैं उनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं। राई को पर्वत और पर्वत को राई बना देते हैं, क्षण भर में आग को पानी में और पानी को आग में परिवर्तित कर सकते हैं, दिग्गजों को भी हिला सकते हैं। वो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण जो भगवान हैं, वो उनकी महिमा है। तो यहां से तमाम प्रश्न ऐसे बन जाएंगे कि कौन किसकी कृपा से पुनः बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और भिखारी भी राजा बन जाता है श्री कृष्ण की कृपा से। ठीक है, तमाम प्रश्न इसमें बन जाएंगे, आप कर लेंगे। बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन कर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों के वंशज, उसको है वीरों के वंशज। आपका है स्वदेश प्रेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखियो। अनुज एंड एक्सपेरिमेंट्स, अनुजा, जूली गुप्ता, राजू, विशाल, रश्मि एंड प्रिया, कंटिन्यू। अब की बार संस्कृत अनुवाद आएगा, बिल्कुल आएगा, संस्कृत अनुवाद आएगा, श्लोक भी अनुवाद करने का आएगा, दोनों करने होंगे। ठीक है, अनुज सिंह चौहान, गुड इवनिंग। विशाल कुमार जी, राजू, धनंजय। ठीक है, श्लोक बता देंगे भाई साहब, परेशान न हो। तो स्वदेश प्रेम में रामनरेश त्रिपाठी जी सब भूमि की महिमा का गान करते हुए भारत भूमि का कहते हैं, देश की जनता से कहते हैं कि तुम तो, हे भाई साहब, हे भाइयों बहनों, तुम तो प्रिय एवं बंधु, हे प्रिय बंधु, तुम तो, हे प्रिय बंधु, देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, तुम तो प्रिय, हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली सकल वैभवों की खान भारत भूमि पर जन्म लिया है मेरे देशवासियों।
तो ये कहते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि आप, हे प्रिय बंधु मेरे देशवासियों, आप तो स्वर्ग सी, स्वर्ग के समान, उपमा अलंकार, सुखद सुख देने वाली, सकल संपूर्ण विभवों यानी वैभवों यानी ऐश्वर्यों धनों की, आकर माने होता है खान, ठीक है, समस्त वैभवों की खान, पर संपूर्ण धरा पर शिरोमणि अर्थात संपूर्ण धरा पर सुशोभित सर्वोच्च शिरोमणि मातृभूमि भारत भूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर तुम। यहां पर राम पैदा हुए, जहां पर रहीम पैदा हुए, जहां पर कबीर पैदा हुआ, जहां पर कृष्ण पैदा हुए, जहां पर पांच पांडव पैदा हुए, जहां पर हरिश्चंद्र पैदा हुए, आप उस धरती पर जन्म लिए और आप उस धरती, उस भारत भूमि पर जन्म लेकर के धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, जिसकी रज लेकर रज, जिसकी धूल में सन करके लपट करके तुम बड़े हुए हो, जिसके अन्न को खा करके, जिसके जल को पान करके तुम जिसकी धूली में लोट लोट कर बड़े हुए हो, हे मेरे प्रिय बंधु, तन रहते, शरीर रहते उसको कैसे त्याग दोगे? हे वीरों के वंशज, भारत भूमि के निवासियों, जब तक तुम्हारे शरीर में लहू का एक कतरा बाकी है, दुनिया का अनमोल रतन बाकी है, तब तक तुम कैसे इस भारत भूमि को त्याग दोगे? बहुत अच्छा लिखा यहां पर। प्रस्तुत पद्यांश कहां से लिया गया है? लेखक का नाम, कवि का नाम और साथ में शीर्षक का नाम स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी जी का है। हमेशा आता रहता है, तो इस चैप्टर को मामूली से मत लीजिएगा, ये मेरी बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुम किसकी धूलि में लौट कर बड़े हुए हो? तो भारत भूमि की धूलि में। आपने किसका जल अन्न ग्रहण किया है? भारत भूमि का। कहां पर जन्म लेकर मनुष्य धन्य हो जाता है? भारत भूमि पर, ठीक है। कभी किसको संबोधित करता हुआ कहता है? तो भारत भूमि के निवासियों। राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और साथ में तुलसी, सुमित्रानंद पंत और रामनरेश त्रिपाठी जैसे तमाम धुरंधर कवियों के साहित्यिक जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हम बता चुके हैं। राजू यादव भैया, व्याख्या नहीं आएगी इस बार, प्रश्नोत्तर आएंगे, लेकिन व्याख्या समझनी तो होगी, समझनी होगी भाई। देखो, व्याख्या समझनी होगी, ठीक है, और जब आप समझेंगे व्याख्या तभी सब संभव हो पाएगा। एकदा बहवानम् आरुह्य नगरं प्रतिगच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवा माने बहुत से, जना माने लोग, धूम्रयानम रेल की गाड़ी में, आरुह्य माने चढ़ करके, नगरम माने नगर की, प्रति माने और, अगच्छन्ति माने जा रहे, इस माने थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़ करके नगर के प्रति जा रहे थे। तेषु माने उनमें से, केचित माने कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचिच और कुछ, नागरिका माने नागरिक यानी शहरी, आसन माने थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौन स्थिति होने पर उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए अकथयत माने बोला, ग्रामीणा अद्याप पूर्वत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञाश्च यानी कि मूर्ख हैं। न तेषाम विकासा अभवत, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोत और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, तस्य माने उसका, तादृशम माने उस प्रकार का, जल्पनम माने बातचीत, श्रुत्वा माने सुनकर के, को अप माने कोई, चतुरा माने चतुर, ग्रामीणा माने ग्रामीण, अब्रवीत माने बोला। उसकी उस प्रकार की बात को सुनकर के कोई एक चतुर नागरिक बोला, भद्र नागरिक, मिस्टर नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोलिए, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चास्ति, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुज्ञ हैं। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत से। फिर देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी, निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें
और कोई भी दुख का भागी न बने। भारतीय संस्कृति चैप्टर से ये श्लोक लिया गया है और इस बार आपको दोनों श्लोक का भी हिंदी अनुवाद करना होगा। और एक श्लोक के बाद क्या आता है? गद्यांश। तो गद्यांश पद्यांश, हाँ, नागरिक मतलब शहरी, नगरी माने नगर में रहने वाला शहरी नागरिक। फिर आपको इसे एक श्लोक लिखना होगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। ठीक है, ये वाला श्लोक लिख दीजिएगा, कंठस्थ जो भी हो। तो एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ 70 प्रश्नों का एक साथ, उसी 70 में से सब आ जाएगा। पुरराजा का आसीत पुरराजा एकः भारतवीरः आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत एकः देशभक्ता आसीत, विरह केन पूजते विरह वीरन पूजते। दो ही करने हैं आपको, दो करिए। अब इस बार जो है हास्य रस, करुण रस और उपमा, उत्प्रेक्षा, दोहा, छंद, रोला छंद, ये सब ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिएगा एक एक शब्द बनाइए तीन के मेल से। सह से सहनायक, सहकार, सहचर, सु से सुव्यवस्था, सुनिधि, सुप्रेम, सुकुमार, अधि से अधिनायक, अधिष्ठाता, अधिराज, से अपमान, अपयश, परि से परिचर्या, ठीक है, परिचर्या, परिवर्तन। फिर देखिएगा प्रत्ययों से आपको एक एक शब्द बनाना है। महत्व, त्वा से महत्व बना दीजिए, ता से लघुता बना दीजिए, पन से कड़वापन बना दीजिए, हट से आहट बना दीजिए या झंझनाहट बना दीजिए। दो समास विग्रह करने, त्रिवेणी में त्रयाणाम विराणाम वेणी नाम समाहारा, यानी तीन वेणियों का समूह, दिगु समास, दिन और रात द्वंद्व समास, तिरंगा तीन रंगों का समूह, क्या, दिगु, माता और पिता द्वंद्व। दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आज का होगा आद्य, ठीक है, गांव का हो जाएगा ग्राम, पानी का क्या हो जाएगा? देखो पानी का तो वैसे तो पेय होता है, ठीक है, पानी का पेय लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, लेकिन पानी पेय लिखिएगा आप, दूध का दुग्ध लिखिएगा। हाँ, पानी का पय भी लिख सकते हैं, पय लिखिए आप, पय, ठीक है, पय माने पानी होता, पय पय से पानी हो गया। और पानीय भी होता है, पानीय, लेकिन पानीय में वो थोड़ी होगा, ये दूसरा संस्कृत का शब्द हो जाएगा। फिर पेय लिखिएगा। दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची। इंद्र का क्या हो जाएगा? उपेंद्र, नहीं, इंद्र का, उपेंद्र तो विष्णु होता है। इंद्र का सुरपति, देवेंद्र, देवराज। बंदर का वानर, कपि, शाखा मृग। गंगा का जाह्नवी, गंगा का जाह्नवी लिख सकते हैं, सुरसरी लिख सकते हैं, देव नदी लिख सकते हैं। बिजली का विद्युत, चपला, तड़ित लिख सकते हैं। फिर देखिएगा इत्यादि में यड़ई संधि आनी है आपकी, आदि का विच्छेद देखिए, इति धन, आदि, इत्यादि हो गया, ठीक। फिर देखिए स्वागतम का सुधन, आगतम, स्वागतम हो जाएगा। फिर मनवंतर का मनुधन, अंतर, मनवंतर हो जाएगा। मात्राज्ञा का मातृधन, आज्ञा, यड़ संधि सब में है, ठीक है, यही एक बची है संधि आपको पढ़नी। फिर आपका एक शब्द रूप, ये भी ऑब्जेक्टिव चला जाएगा, धातु रूप शब्द रूप ऑब्जेक्टिव चले जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव के तरीके से हम कराएंगे बाद में आपको। फिर आपका संस्कृत अनुवाद आएगा। तो दो लड़के पढ़ रहे हैं, सरल सरल आप उठाइए और वही बना दीजिए। देखो दो सरल हैं, दो ही बना दीजिए, ठीक है, दो सरल हैं, दो ही बना दीजिए। जैसे दो लड़के पढ़ रहे हैं तो बालकः बालकौ, तो यहाँ पर आप लगाइएगा बालकौ, और संस्कृत अनुवाद के नियम हम डाल चुके हैं, वो देखिएगा, बालकौ, बालकौ, और पठति पठतः, तो बालकौ पठतः, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका दो बालक पढ़ते हैं। संस्कृतः, संस्कृत सरसः भाषा अस्ति, बस हो गया। अब राम सभी लड़कों में श्रेष्ठ, रामा सर्वासु बालकाः श्रेष्ठास्ति, बस ऐसे लिख सकते हैं।
एक विषय पर निबंध, प्रिय पुस्तक, सूरदास, पर्यावरण। देखो हमने बता दिया है आपको निबंध कौन कौन से तैयार करने, वो कर लीजिएगा। करनी है, मेहनत आपकी है और रहमत उसकी है, और साथ में मेहनत मेरी भी है। 2022 में पेपर हुआ था, मैंने जितना पढ़ाया था उसके बाहर नहीं आया था, 30% से ही आया था। मैं कोशिश करूंगा कि 20 OMR शीट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं इस बार, तो 20 प्रश्नों में से आपके 20 सही हो जाएं। तो चलिए, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह गलत है, ये निबंध संग्रह है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, आंधी और इंद्रजाल उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह है इंद्रजाल। और शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, बिल्कुल राइट है ये। अजंता भगवत शरण उपाध्याय का नाटक नहीं है भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये निबंध है, नाटक नहीं है, इसलिए आपका थर्ड सही हो जाता है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पेज आता है और कुछ देखिएगा भदमैला टाइप का है, तो मटमैला टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचनाकार, जैसे ठलुआ क्लब है तो इसके गुलाब राय हैं, ठीक है, गुलाब राय हैं। मैं आपको 7 के 7 पेपर, ये चौथा पेपर है, 3 पेपर बचे हुए हैं और लगभग आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट 2023 की बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ठलुआ क्लब गुलाब राय की कृति है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की है, और आहुति के 2 लेखक हैं। आहुति के इलाचंद जोशी भी हैं और आहुति के आपके प्रेमचंद भी। आहुति कहानी प्रेमचंद जी की भी है, तो प्रेमचंद लिखिएगा। निर्मला भी उपन्यास आपका प्रेमचंद का है, ठीक है। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। आत्मकथा विधा की एक रचना का नाम बताइए, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। कलम का सिपाही की यहाँ पर विधा पूछी गई है, सब ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, इसकी विधा पूछी गई है, तो कलम का सिपाही की विधा क्या है। कलम का सिपाही अमृत राय इसके लेखक हैं और इसकी विधा है जीवनी, और किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके लेखक हैं। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिएगा, द्विवेदी युग के एक कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं को आप लिखिएगा। देखिए, भारतेंदु युग के जो कवि थे, भारतेंदु युग में क्या विशेषताएं रही इसकी समझिएगा। राष्ट्रीयता की भावना थी, भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना भर रहे थे। तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य का पुट, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, छंद विधान में नवीनता, खड़ी बोली का प्रयोग, इस प्रकार प्राकृतिक चित्रण भी तमाम चीजें थी। तो आपको 2 लिख देना है, हास्य व्यंग्य का पुट और सामाजिक चेतना का विकास, या फिर राष्ट्रीयता की भावना। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइएगा, ठीक है। तो प्रयोगवादी कविता में सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। नंबर 1 का तो प्रतीकों का प्रयोग, ठीक है, प्रतीकों का प्रयोग होने लगा था, प्रतीकों का बहुत मात्रा में प्रयोग हुआ था। और वैयक्तिकता की भावना थी, वैयक्तिकता की भावना थी, प्रतीकों का प्रयोग था, अतिबौद्धिकता की भावना भी इसमें थी, और अनास्था भी थी, प्रतीकों का प्रयोग था, अनास्था की यथार्थ चित्रण भी था, ठीक है। तो तमाम ऐसी विशेषताएं थी, विशेषताओं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, तो विश्वास पात्र मित्र। तो मित्र, आप देखो गद्यांश पहचानने की ट्रिक, पद्यांश पहचानने की ट्रिक, दोनों ट्रिक्स हमने आपको बता रखा है, दोनों ट्रिक्स प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, और साथ आप सर्च भी कर सकते हैं गद्यांश पहचानने की ट्रिक ज्ञान सिंधु के नाम से, ठीक है। हाँ, देखते हैं हमारे साथ जुड़े कौन कौन है भैया, एक बार शेयर करो, मुझे लगता है शेयर नहीं किया। अजीत कुमार, विशाल रश्मि, अखिलेश पाल और प्रिया यादव, राजू यादव,
शोषण का विरोध, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रयोगवाद में शोषण का भी विरोध हुआ था। ममता जी हैं और सज्जन सिंह जी हैं, सूरजपाल, अंशु ठाकुर हैं, राहुल न्यू हैं, रौलिक सिंह हैं, सूरजपाल हैं। चलिए, अशफाक खान हैं, आलोक वर्मा, आलोक यादव हैं, अच्छा आलोक वर्मा जी हैं, अभय पटेल, अंकित पांडे, शगुन श्रीवास्तव, इट्स फैक्ट जी हैं, उस दिन बात हुई थी, देशराज जी हैं, अच्छा अच्छा शिवकरण दिल से, अच्छा चलिए ठीक है, शिवकरण जी हैं, दिल से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दिल से, इसका कोई गुणगान नहीं किया जा सकता जो शिक्षा इस प्रकार दे रहे हैं। अरे चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम देखिए, ये मित्रता से लिया गया है, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, पद्यांश पहचानने की ट्रिक, संदर्भ कैसे लिखते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हमारे चैनल पर है। ऐसी कोई समस्या हिंदी से रिलेटेड नहीं होगी जो जिसका हल हमारे चैनल पर आपको मिल ना जाए, वो चाहे राइटिंग की समस्या हो, चाहे संदर्भ लिखने की समस्या हो, चाहे कॉपी लिखने की समस्या हो, सभी समस्याओं का हल हम बताते रहते हैं समय समय पर। इसलिए मैं बार बार वही नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये वो, ये तो आपकी मंशा पर डिपेंड है कि आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अथवा नहीं। मेरा काम पढ़ाना है, तो दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। तो ये आपका जो धर्म है वो आप करते रहें, मेरा जो धर्म है मैं वो करूंगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है। अब आप समझिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। अगर मित्रता में त्याग नहीं है तो मित्रता बेकार है। सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वैद्य के भांति निपुणता होती है, और उत्तम वैद्य की परख की तरह ही सच्ची मित्रता में परख होती है। जैसे अच्छी से अच्छी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माता धैर्यवान होती है, उसी प्रकार इस मित्रता में भी धैर्यता होती है, इस मित्रता में कोमलता होती है। और ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये व्याख्या आप कर देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर आप अपनी बात लिखिएगा। गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसे लिख देंगे आप। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या अभी बताई हमने। तीसरा प्रश्न, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऊपर देखिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए? हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें वे सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, ये आशा रखनी चाहिए। फिर देखिएगा अगला, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। सुमित कुमार, प्रिंस प्रजापति और अजीत कुमार, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए सभी लोग पढ़ते। राहुल राठौर जी, ये बताइए ये चैप्टर लिया कहां से गया है? बताइए कौन बताता है सबसे पहले? रितेश मिश्रा, देशराज जी, प्रिंस प्रजापति एंड सुमित, अजीत, विशाल, रश्मि, फटाफट बताइए। शगुन श्रीवास्तव, अंकित पांडे जी, रौलिक सिंह जी, बिल्कुल सही बताइए आप। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। और यहां पर रेखांकित अंश देखते हैं कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। यानी अब उसमें आपको एक श्लोक आप जब इंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। कहने का मतलब ये है कि दुष्ट की शिक्षा, दुष्ट का धन
और दुष्ट की शक्ति, तीनों बेकार हैं। अगर शक्ति दुष्ट के हाथों में चली गई तो वो नाश कराएगी, वो दुर्व्यवहार कराएगी। और वही शक्ति अगर एक सत बिल्कुल एक सच्चे व्यक्ति के पास चली गई तो वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा में करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं होगी। अर्थात सबसे पहले प्रत्येक मनुष्य को नैतिकता में जकड़ कर रखना होगा, प्रत्येक मनुष्य को नैतिक बनना होगा, सदाचरण करना होगा, तभी जो शक्ति है वो मानव के लिए हितकर होगी। क्योंकि बंदूक बनाई गई थी मानव की रक्षा के लिए, लेकिन अगर वो बंदूक चलती है तो किसी न किसी मानव को तो वो खत्म करेगी, एक को लाभ पहुंचाएगी तो दूसरे को हानि पहुंचाएगी। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि नैतिकता के अभाव में शक्ति का कोई भी औचित्य नहीं है और वो मानव के लिए हानिकारक ही होगी। जब तक नैतिक अंकुश मानव मात्र के प्रति नहीं होगा तब तक विज्ञान की शक्ति भी अहितकर ही होगी। ठीक है, तो ये होगी व्याख्या आपकी। संदर्भ यही है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और विक्रम चौधरी कहते हैं क्लास 12 8:30 बजे चलता है, कल नहीं चला था, आज जरूर चलेगा। बिल्कुल स्टॉर्म ब्रिजर जी, आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, और मैं बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा था वही रेखांकित अंश आपका है, इसी को लिख दीजिएगा कि लेखक ने संदेश देना चाहा है कि नैतिकता नैतिक मनुष्य के लिए बेहद आवश्यक है, बस इतना लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा पद्यांश इस बार जो आएंगे तो उनके नीचे 3 प्रश्न दिए जाएंगे, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, जबकि संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको नहीं करनी होगी। एक पद्यांश की देखिएगा, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, वृंदावन वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही हो, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहो सजाओ, अति हित साथ खवावत, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रश्न पूछा जाएगा कि संदर्भ लिखिए, तो लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी के पदों से लिया गया, सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या बता देगा, पूछ लेगा तो कहेगा कि कौन किससे कह रहा है। तो इसमें प्रश्न हमने आपको पूरे करा दिए थे इस सूरदास की, अभी दूसरे चैप्टर के बकाया वो भी करा देंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण उद्धव की बातचीत है कि मुझे ब्रज नहीं भूलता, वृंदावन गोकुल, वहां का जंगल, वहां के बगीचे, वहां के घनी कुंजों की छाया मुझे नहीं भूलती, और मुझे प्रातः समय जब माता यशोवती और नंद बाबा मुझको देखते थे तो बड़ा खुश होते थे, वो प्रसन्न होते थे, वो मुझे नहीं भूलता। मक्खन रोटी और दही और सजाया बड़े हित के साथ, हित माने प्रेम के साथ हमें खिलाते थे, और गोपी ग्वालों और बालाओं के साथ में खेलते खेलते सारा दिन सिरात माने समाप्त होता था। सूरदास कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, यानी जिनसे श्री कृष्ण का इतना अधिक प्रेम है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी उद्धव का प्रसंग है। बाकी ये अभी हमने आपको सुना भी दिया था और वही पद्यांश आ भी गया। क्या आया आप इसीलिए यश जी, विशाल रश्मि समझिएगा क्या आया। अच्छा शिवम निषाद, पीडीएफ भी दे दिया करो, पीडीएफ एक साथ दे देंगे सब यार, काहे टेंशन लियो। हाँ सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है,
देश प्रेम वाह पुण्य क्षेत्र है, अमल वसीम त्याग से बिलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पिछले वर्ष बहुत छाया रहा था, बहुत छाया था स्वदेश प्रेम। और वाराणसी, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलिदान पर निर्भर करती हो, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। और त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। इसलिए प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने चाहिए। और देश प्रेम का जो क्षेत्र है वह एक पुण्य क्षेत्र है, जो अमल है, असीम है, यानी निर्मल और असीमित त्याग से विलसित है, सुशोभित है। और आत्मा के विकास के साथ साथ जिसमें मनुष्यता विकसित होती है, वो देश प्रेम पुण्य क्षेत्र है। तो अब इसमें प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न इसमें जो बनेंगे, अगर व्याख्या आती तो आप कर देंगे। फिर आपको जीवन परिचय देना होगा, और फिर आपको संस्कृत का खंड आएगा जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी, संदर्भ और अनुवाद हिंदी करना होगा। तो ये हमने कल के पेपर में करा लिया था, तो बिल्कुल सेम वही आया है, तो इसको नहीं कराते हैं, ये बता देते हैं। माता गुरुतरा भूमे खात पितो उच्चतरः तथा, मनः शीघ्रतरं वातात चिंता बहुतरी तृणात्। अन्योक्त विलास, अच्छा अन्योक्त विलासा से नहीं, जीवन सूत्राणी से लिया गया है। कहते हैं कि माता भूमि से भी भारी है, गुरुतर है, भारी है, वचन है। और पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्र चलने वाला है, और चिंता तिनकों के समान भी, तिनकों से भी बहुत हल्की होती है। तो पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक तो जरूर आएगा, लेकिन ये जो दो प्रश्न हैं ये भी आ जाएंगे आपके। दो प्रश्न कर लो। वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थिते, तो गंगाया कूले स्थिते। पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। अब बाकी ये जो रस छंद अलंकार हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे नए सिलेबस में, देखिएगा, ठीक है। और फिर जो उपसर्ग प्रत्यय हैं ये सब व्याकरण आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी। आ से क्या बनाएंगे, अक्षर बना देंगे। आदि से अधिनायक बना देंगे। अनु से अनुसरण बना देंगे। सु से स्वागतम या सुव्यवस्था। परि से परिचर्या या परिचर। निर से निर्धन बना देंगे, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका प्रत्यय। वा से चढ़ावा, वट से लिखावट, और आई से लिखाई, ता से लघुता, त्वा से महत्व या लघुत्व। फिर आपको समास विग्रह करने होंगे। माता और पिता द्वंद्व समास, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, समाहार समूह होगा, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। भवानी शंकर, भवानी और शंकर द्वंद्व समास। एक दंत, एक दंत में क्या हो जाएगा, एक दंत, एक दांत, तो ये भी आपका द्विगु हो जाएगा। नर और नारी द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर आपका तत्सम है। कान का आपका कर्ण लिखिएगा, और महुआ का मधुप लिखिएगा, ठीक है। मधुआ, ठीक है, मधुक, महुए का मधुक लिखेंगे और मधुक लिखेंगे। हाथ का हस्त लिख देंगे, और पंख का पक्ष लिख देंगे, और बानर का वानर लिखेंगे। फिर पर्यायवाची आएगा। चंद्रमा का आप शशि लिख सकते हैं, शशि लिखेंगे। मयंक लिखेंगे चंद्रमा का। और कामदेव का रतिपति लिख सकते हैं, रतिपति लिखेंगे। और अनंग लिखेंगे, अनंग, अनंग लिख सकते हैं। और कपड़ा का करपट लिख सकते हैं, करपट। वसन, और एक पट भी लिख सकते हैं, पट। आकाश का अंतरिक्ष, गगन, शून्य, अंबर। गंगा का सोसई, देव नदी, अलकनंदा, अनी, भागीरथी। और इत्यादि का जो है इति धन आदि का इत्यादि बना देंगे संधि, ये सब ऑब्जेक्टिव आएंगे। प्रत्युत्तरम हो जाएगा, प्रत्युत्तरम का प्रत्युत्तरम हो जाएगा। और नारी उपदेश का देखिएगा, नार्युपदेशा हो जाएगा, नार्युपदेशा, ठीक है। और फिर लघु आदय का लघुआदाय
लघ्वादाय हो जाएगा, लघ्वादाय हो जाएगा। फिर ये जो आपके शब्द रूप और धातु रूप आएंगे, ये भी आपके क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। फल का फलेभ्या, मतिभ्या, नदीभ्या, मधुभ्या, ठीक है, भ्या भ्या आएगा पंचमी बहुवचन में। और फिर देखिएगा धातु लकार, ये जो है आपके ये सब जो है आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। और फिर संस्कृत के अनुवाद इस बार हट गए हैं, सिलेबस में नहीं है, हो सकता ना है, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे हम दोनों घर जा रहे हैं तो अहम आवाम, आवाम ग्रहम गच्छामि हाँ गच्छामि गच्छावः, आवाम ग्रहम गच्छावः, ठीक है, हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ठीक। फिर विषय पर निबंध आ जाएगा, फिर खंड काव्य आएगा। फिर इस प्रकार आपका पेपर ये समाप्त हो गया, ठीक है। और खंड काव्य में आप कोशिश कीजिएगा चरित्र चित्रण जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है, देखो इस बार तो 20 आपके एमसीक्यू आएंगे ओएमआर बेस्ड वाले। और अब पहले क्या था, पहले 10 प्रश्न ही आते थे आपके, वो भी अतिलघु उत्तरीय आते थे उसमें कुछ। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये बात गलत है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है, ये बात गलत है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित कहानी है, प्रसिद्ध नाटक है, ये गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, तो क्या आपको टिक करना है, सही। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप जो है ये कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का है, ये आपका राइट आंसर है। झूठा सच यशपाल का तो है, लेकिन ये क्या है, ये नाटक नहीं उपन्यास है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये एक आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, एक इतिहास ग्रंथ है, निबंध संग्रह नहीं है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह नहीं बल्कि उपन्यास है, ठीक है। और आत्मदाह जो है सेवाराम यात्री का भी है। फिर निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम बताना है। तो यहां पर रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देंगे, ठीक है। आचार्य शुक्ल का पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिएगा। त्यागपत्र जो है उपन्यास है, ये जैनेन्द्र कुमार का है। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। और ये आत्मकथा किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो जीवनी की विधा की एक रचना आप आवारा मसीहा लिख दो। क्या लिख दो, आवारा मसीहा लिख दो। और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, ये आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, विष्णु प्रभाकर, ठीक। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास है, ठीक है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास है। साहित्यालोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। कौन है, श्याम सुंदर दास हैं, ठीक है। तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम आपको लिखना है, तो अज्ञेय लिख दीजिए। अज्ञेय का पूरा नाम आप लिखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। द्विवेदी युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। तो नंबर 1 क्या है, द्विवेदी युग की पहली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। क्या है, इतिवृत्तात्मकता। अब आप कहेंगे इतिवृत्तात्मकता क्या है, जैसा हो रहा हो वैसा ही लिखना इतिवृत्तात्मकता है, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता और देश प्रेम, देश प्रेम की भी रचनाएं आपको द्विवेदी युग में मिल जाएंगी। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा, ठीक है। और यहां पर क्या था, निबंध विधा का खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है। एक और विशेषता आप इसकी खड़ी बोली का प्रयोग लिख देंगे। नवीन विधाओं का सृजन भी लिख देंगे। और नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद को महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध, बिंब और व्यंग्य प्रधान रचनाएं। तो लघु मानववाद की प्रधानता, ठीक है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, चिंता, कुंठा, त्रास, प्रयोगों में नवीनता, ये नई कविता की विशेषताएं हैं। तो फिलहाल अब ऑब्जेक्टिव में ये सब आएंगे। अब फिर आएगा गद्य। देखिए ये तो खैर नहीं बदला है, ये ना बदला है ना बदलेगा। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है,
सत्संगति और कुसंगति हमारे जीवन में दोनों का साथ रहता है, लेकिन हम किस ओर ज्यादा झुकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कुसंग का ज्वर अर्थात कुसंगति का जो बुखार है ये सबसे भयंकर होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति, शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कारों का ही नाश विनाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी खत्म कर देता है। जो कुसंग में पड़ता है वह दलदल में घुसता चला जाता है, दिन रात अवनति की ओर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार आप व्याख्या कर देंगे। संदर्भ आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव होता है, आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो अब ये होगा। दूसरा एक गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता क्षोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन क्षोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्ग पति मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी और फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या समझिएगा कि मन में वेदना। ममता एक विधवा ब्राह्मणी है और मन में उसके दर्द की लहरें उठ रही हैं, मस्तक में विचारों की आंधी बह रही है और आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। वो सुख के कंटक शयन में विकल थी, अर्थात सुख के कांटों के विस्तर में व्याकुल थी। सुख के कांटों का विस्तर था क्योंकि उसे सुख नहीं चाहिए था, क्योंकि जो रोहतास दुर्गपति मंत्री चूड़ामणि थे वह उत्कोच लेने वाले थे। तो सुख तो था लेकिन कांटों में शयन हो रहा था। तो इस प्रकार आप लिख देंगे। और ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी? ममता रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। दुहिता मीन्स पुत्री। उसकी क्या स्थिति थी? वह, उसके मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात थी। वो सुख के कंटक शयन में विकल थी, ऐसा लिख देंगे। फिर आपको पद्यांश इस बार जो आएगा वो आएगा पद्यांश, फिर उसके नीचे प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। मैं वो सब करा दूंगा। मैं कल से ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं कि आपको सारे के सारे ये कराते रहूं। क्या? पद्यांश आधारित। क्योंकि सूरदास का तो मैं करा चुका हूं, अब तुलसीदास बचे हैं, वो समझिएगा। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली। तो यहां पर जो सीता जी हैं वो वन पथ पर जा रही हैं, जंगल की ओर सीता, लक्ष्मण और राम जा रहे हैं। तो सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, यानी जो अमृत से सने हुए, यानी जब ग्राम बधुओं ने सीता जी से पूछा कि ये जो सांवरी सुंदर है ये कौन है, तो सीता जी ने सुंदर बैन सुधारस साने, अमृत से सने हुई वाणी वचनों को, ग्राम बधुओं के अमृत से सने हुए वचनों को सुना। सयानी है तो जानकी जी बहुत चतुर हैं, वो भली भांति जान गई कि ये पूछना क्या चाहती हैं। तो तिरछे कर नैन, स्त्रीचित लज्जा के कारण वह अपने नेत्रों को तिरछे करके, सैन इशारे से कुछ उनको समझा करके
आगे बढ़ चली। तुलसीदास कहते हैं कि उस अवसर पर सोहें सभी, सब इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे। अवलोकत, श्री राम को अवलोकत माने देखते हुए, लोचन माने नेत्रों से, लाभ माने लाभ, अली माने सभी सखियां, या अली माने भंवरे भी होता है। तो कहते हैं उस समय श्री राम की सुंदरता को देखकर अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर रही थी, यानी कि उस समय उनके नेत्र भंवरे के समान राम की सुंदरता को पी रहे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अनुराग रूपी सरोवर में श्री रामचंद्र रूपी भानु यानी सूर्य उदित हुए हों और कमल की उनके नेत्रों के कमल के समान नेत्रों की कलियां खिल गई हों। तो यहां पर आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि सीता जी से ग्राम बधुओं ने क्या पूछा। तो सीता जी से ग्राम बधुओं ने पूछा कि तुम्हारे सांवले से वे सुंदर जो हैं, जो अपने धनुष बाण धारण की हुई, वह कौन है। ठीक है, तो किसके सुधारस से सने हुए वचन किसके थे, ग्राम बधुओं के। चतुर कौन है, जानकी जी हैं। इशारे से समझा करके किसे चली, ग्राम बधुओं को। उस समय कौन सुशोभित हो रहे थे, सीता लक्ष्मण और राम तीनों सुशोभित हो रहे थे और श्री राम कुछ ज्यादा ही। अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कोई एक अंश रेखांकित कर देंगे और कहेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो भी आपको करनी है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ भारत माता का यह आंगन भारत माता का यह मंदिर समता का संवाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं और भारत माता का यह मंदिर नाम के पाठ से ली गई हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये भारतवर्ष है और यहाँ पर समता का संवाद है, यहाँ पर जाति धर्म और संप्रदाय आदि का भेदभाव नहीं है, सभी का स्वागत किया जाता है, सभी का समान रूप से आदर और सभी का समान रूप से यहाँ पर सम्मान किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ एक सा ध्यान सभी को प्राप्त हो जाता है, चाहे राम का ध्यान करे, रहीम का करे, बुद्ध का करे, ईसा का करे, सभी को यह ध्यान सुलभ है। अर्थात कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है और विभिन्न भाव संस्कृतियों का, तमाम इस संसार की तमाम संस्कृतियों के गुणों के गौरव का यहाँ पर गान होता रहता है, क्योंकि भारत माता का यह जो मंदिर है यहाँ पर समता का संवाद है। यहाँ से तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वो कौन सा देश है जहाँ पर भेदभाव नहीं है, भारत देश है। सभी का समान रूप से आदर कहाँ होता है, भारतवर्ष में। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान, यहाँ इस पंक्ति से क्या आशय है, तो आप बताएंगे कि इस पंक्ति से मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, वो चाहे राम को माने, रहीम को माने, बुद्ध को माने, ईसा को माने, सभी को मान सकता है। ठीक है, तो अब आपको एक जीवन परिचय इस बार 4 नंबर में आएगा, एक जीवन परिचय कवि का और एक, यानी 8 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। तो यहां पर फिर आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 पद्यांश मिलेंगे। तो एक गद्यांश का और एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होगा। जैसे ये लिया गया है कहां से, आजादा चंद्रशेखरा, ठीक है, तो ये देशभक्ता चंद्रशेखरा पाठ से लिया गया है। फिर दुर्मुखा कहते हैं, दुर्मुख द्वितीय कशाघातः, दूसरा कशाघात कर, अर्थात दूसरा कोणा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः, पिटता हुआ चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार, भारतम जयतु, भारत की जय हो, इति वदति, ऐसा बोलता है। एवं इस प्रकार सा माने वह 15 कशाघातैः, 15 कोणों से ताड़ितः, उसने 15 कोणे मारे, इस प्रकार उसने 15 कोणे मारे। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः वही आगच्छति, यदा माने जब, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, कारागारात माने कारागार से, मुक्ता माने छूट करके, वही माने बाहर, आगच्छत माने आते हैं, तदैव माने तभी, सर्वे जना सभी लोग, तम परितः
उनको चारों ओर से वेष्टयन्ति घेर लेते हैं। बहवः बालकाः, बहुत से बालक तस्य पादयोः पतन्ति, उनके पैरों गिरने लगते हैं। तम बालाभि अभिनन्दयन्ति च, और उनका मालाओं से स्वागत करने लगते हैं। फिर आप एक पद्यांश देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, मतलब सभी सुखी हों, भारतीय संस्कृति से लिया गया, सभी सुखी हों, सभी निरामया अर्थात निरोगी हों, सभी कल्याण देखें और किसी कोई भी दुख का भागी न हो। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से फिर एक जो है श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर आपको 2 प्रश्नों के उत्तर इस बार मुझे लगता है नहीं देने हैं, है ना। इस बार उम्मीद, अच्छा ये प्रश्न तो देने हैं, मतलब अनुवाद नहीं आना, ठीक है। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? अपनी पत्थर की मूर्तियों के लिए। वीरावीरेण पूज्यते, वीराकेन पूज्यते, है ना। तो इस प्रकार 2 कर देंगे। और हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा, तो ये जो रस और छंद और अलंकार हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में इस बार आएंगे, और ये सब उपसर्ग भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे। आ से बनाइए, आ से क्या बनाएंगे हैं? आ से बहुत सरल है, तमाम है, जैसे अथाह, जैसे अपलक, जैसे अकंटक, तमाम बना सकते हैं। आदि से अधिनायक, अनु से अनुकरण, सह से सहकारिता या सहकार, अप से अपमान, सु से सुव्यवस्था कर दो। ठीक है, अब आएगा प्रत्यय। पन से लड़कपन, ता से लघुता बना दो, आई से लिखाई बना दो, चढ़ाई भी बना सकते हो, कढ़ाई कह सकते हो। हट से झंझनाहट, वा से दिखावा, छलावा, चढ़ावा। फिर आपका समास विग्रह, राजा रानी, राजा और रानी ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे। द्वंद्व समास, पंचगंगा, दिगु समास, 5 गंगा का समूह। ठीक है, विशेषण विशेष्य, विशेषण और विशेष्य द्वंद्व समास। चतुर्वेद, 4 वेद, 4 वेदों का समूह, दिगु समास। राम और रहीम, द्वंद्व समास। 2 का तत्सम, नाक का नासिका हो जाएगा। ठीक है, पीठ का पृष्ठ हो जाएगा, डंडा का दंड हो जाएगा, गोबर का गोमल हो जाएगा, गोमल या गोमय। हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। पर्यायवाची लिखने हैं। गंगा का भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी। घोड़ा का घोटक, बाजी, तुरंग। इंद्र का मघवा, इंद्र का सुरेंद्र भी लिख सकते हैं, इंद्र का देवेंद्र भी लिख सकते हैं, सुरपति लिख सकते हैं। कुबेर का धनद कह सकते हैं, धनद। ठीक है, धनद, कुबेर को क्या कह सकते हैं? धनद। और फिर कह सकते हैं कुबेर को, और क्या कह सकते हैं? ऐश्वर्य दाता। खग को क्या कह सकते हैं? पक्षी, विहंग। फिर आपका 2 संधि विच्छेद, ये भी ऑब्जेक्टिव में आना है। तो मात्र आज्ञा का मात्राज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मात्राज्ञा यड़ संधि, केवल यड़ संधि है। मध्वरी हो जाएगा, मधु अरी का मध्वरी हो जाएगा, तो ये भी यड़ संधि है। लृ आदेशा का लादेशा हो जाएगा, ये भी यड़ संधि है। इत्यत्र का इत्यत्र हो जाएगा, ये भी यड़ संधि है। फिर आपके शब्द रूप और धातु रूप, ये जो सब हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फिर आपका संस्कृत अनुवाद इस बार मुश्किल है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, पढ़ना जरूर है संस्कृत अनुवाद। ठीक है, सीता विद्यालयम गच्छति, घर के चारों ओर पेड़ है, गृहम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर आपको एक विषय पर निबंध लिखना होगा, लगभग 9 नंबर के आसपास निबंध आएगा आपका,
खेलकूद, स्वच्छता, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन इत्यादि। फिर आपको खंड काव्य आपका अपना तैयार करना होगा और इसके चरिचित्रण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चरिचित्रण जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर आज फिनिश हुआ। अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे बच्चों एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा।